नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 का हिंदी का भाषिक स्वरूप जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और ये हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट जो हिंदी का भाषिक स्वरूप से संबंधित जो भी टॉपिक थे वो डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है तो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वाले सभी लेक्चर जरूर देख लें। तो आज के भाग 4 में हम बात करेंगे हिंदी शब्द रचना, तो जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। जो हिंदी में जो नवीन शब्दों की संरचना होती है वो उपसर्ग, प्रत्यय और समास के ही आधार पर होती है। तो हम इसी को ही आज डिस्कस करेंगे, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास होंगे। अब बात करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग से शुरुआत करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा, तो किसी शब्द के पूर्व जो शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग वो होता है वो शब्दांश जो किसी भी शब्द में पूर्व में जोड़ा जाता है, पहले जोड़ा जाता है, और जिसके जुड़ने के बाद उसका बिल्कुल अर्थ बदल जाता है एकदम। जैसे प्र और प्लस हार, तो प्रहार जो है वो प्रहार शब्द जिसका अर्थ होगा चोट करना। और उसके बाद होगा उपहार, शब्द एक ही है, मूल शब्द हार, और उसके उसमें जो उपसर्ग लग रहा है उससे देखो अर्थ कितने बदल रहे हैं। जैसे उपहार, तो उपहार मीन्स क्या है, भेंट। और परिहार, परिहार मीन्स त्यागना। और सम धन हार, इसका मीन्स संहार, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। तो जो मूल शब्द हैं, जो कोई शब्द है उसके पूर्व में जो उपसर्ग लगा दिया और उससे बिल्कुल उसका अर्थ बदल गया। यहाँ पे जो प्रा, उप, परि, सम, ये सभी जो उपसर्ग हैं उनको हमने हार शब्द में जोड़ा और उससे उसमें एक विशिष्टता आ गई। और उसके आधार पर हम एक बार डिस्कस करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है उपसर्गों के। तो उपसर्गों के लक्षण के अंतर्गत होगा कि उपसर्ग शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं, शब्द के एक अंश होते हैं, मूल शब्द नहीं होते हैं। और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। और इसका ये जो मैंने अभी बताया कि उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगेगा। और उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए वाक्य में स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं होता है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और इसलिए ये वाक्य में भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। और उपसर्ग किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता या विशिष्टता ला देते हैं। तो जो भी कोई भी शब्द है, जैसे हमने जो हार शब्द को ही लेकर उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया और हर बार उसका अर्थ बदल गया। जैसे हमने बिहार किया, बिहार जिसका मीन्स होता है धनहार, हम अगर करेंगे तो बिहार मीन्स घूमना फिरना, ये सब होता है। तो मूल जो हमने शब्द लिया वो हार ही था और हार में हमने उपसर्ग जितने भी लगाए उनसे सारा उसका अर्थ बदल गया। उपहार, प्रहार, बिहार, परिहार, संहार, तो बिल्कुल एकदम से उसमें एक विशिष्टता आ गई, उसमें एक नवीनता आ गई। तो ये होगा उपसर्ग के लक्षण हैं कुछ। और उपसर्ग के अब बात करते हैं भेद। तो हिंदी भाषा के उपसर्गों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। कौन कौन से में? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग कौन कौन से वर्गों में बांटे गए हैं। उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया, तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग और उसके बाद विदेशी उपसर्ग। तो देखते हैं तत्सम उपसर्ग कौन से हैं। तो तत्सम उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपसर्ग, जो भी उपसर्ग हैं उन सभी का उद्भव संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। तो संस्कृत में सभी ने, अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी होगी तो उसको बिल्कुल पता होगा कि संस्कृत में 22 उपसर्ग का माने गए हैं, और लेकिन हिंदी में केवल 21 का प्रयोग होता है। तो ये जो एक उपसर्ग है अप, उसको हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। बाकी शेष जो 21 उपसर्ग हैं
उनसे बने जो शब्द होंगे या उपसर्ग जो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो हिंदी के जो सभी 21 उपसर्ग हैं वो इस प्रकार है। अब तो इसमें उपसर्ग नहीं प्रयोग होता है। तो और इनसे एक मेन बात ये भी है कि इन जो उपसर्गों से जो भी शब्द बनेगा वो तत्सम उपसर्ग ही कहा जाएगा, जो तत्सम ही होंगे, और इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि अति जो है, तो अति का मीन्स होता है अधिक, तो अतिशय हो गया इससे बना हुआ शब्द, अतिक्रमण, अतिरिक्त। तो ये जो सभी शब्द हैं वो तत्सम होंगे, ये इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाएगा। और दूसरा है आधे। आधे मीन्स होता है श्रेष्ठ, यानी और श्रेष्ठ, और दूसरा एक होता है आधे मीन्स ऊपर, तो जिसमें अधिकार हो गया, अध्यक्ष हो गया, तो ये सभी अध्यापक हो गया। तो ये सभी जो शब्द हैं वो अधिक उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और थर्ड है अनु। अनु मीन्स होता है पीछे या समान। तो पीछे या समान का अगर उससे निर्मित शब्द देखें तो अनु से होगा अनुमान, और अनुभव हो सकता है, अनुशासन हो सकता है। ये सभी जो शब्द हैं, अनुदित हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, ये बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं इन्हीं उपसर्ग से। और चौथा है अप। तो अप मीन्स होता है बुरा। तो अप से तो पहला शब्द तो वही समझ सकते हैं आप, अपभ्रंश जो है, और अपभ्रष्ट, अपकार, अपकीर्ति, अपमान, ये बहुत सारे शब्द हैं। और अभी दो या एक एग्जांपल इसके सबके बताऊंगी। तो अभी जो है, अभी मीन्स होता है किसी चीज की ओर या सामने, तो जैसे अभिमुख या अभियोग, अभ्यास, तो ये सब अभी से बनेंगे। और अव जो है उसका अर्थ होता है बुरा, हीन या फिर नीचे। ये 3-4 कुछ इसके अर्थ होते हैं, मैंने एक दो लिए हैं। तो अविक का जो अवशय बने जो शब्द होंगे वो अवगुण होगा, अवरोहण होगा, अवनति होगा। और आ से जो है तक, और समेत इनका अर्थ होता है आ का। और तो इससे बने कुछ आजन्म, आजीवन, ये जो कुछ शब्द हैं। और उत का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, तो जिससे शब्द बनेंगे उत्कर्ष, उत्पादन, उच्चारण, उद्बोधन। तो ये कुछ शब्द हैं। और उसके बाद होगा उप, तो जिसका अर्थ होता है सहायक या निकट या गौड़। तो जैसे उपहार हो गया, उपकूल, उपनगर, उपवास, उपनाम। और उसके बाद है दुर। तो दुर मीन्स होता है बुरा या कठिन, तो दुराचार, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गढ़, तो ये सभी उसमें आते हैं। दुष् का अर्थ होता है बुरा या कठिन, तो दुस्साहस, दुष्कर, ये शब्द बनते हैं। और नी जो शब्द उपसर्ग है इसका अर्थ होता है नीचे, जैसे निपात, नियोग, नियम। और निर का अर्थ होता है रहित, नहीं। एक तो रहित और दूसरा नहीं, जैसे निरपराध, निर्बल, निरुक्त, ये सभी शब्द होंगे। और निष्क से बना, निष्का अर्थ होता है निषेध और रहित, और उससे बना शब्द होगा निश्चल, निश्चित और निशुल्क। और परा जो है, परा का अर्थ होता है उल्टा और पीछे, जैसे पराजय, पराभव, पराधीन। वैसे इस लेवल पर इतना सबको उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब तो आते होंगे, लेकिन फिर भी जब सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा ही। और इसके बाद परि, तो परि का अर्थ होता है पूर्ण या चारों ओर से, तो परिमाप, परिजन, परिपूर्ण। और प्र जो है, प्र मीन्स होता है आगे या अधिक, तो प्रयोग, प्रबल, प्रवचन, प्रख्यात, कुछ ये शब्द होंगे इसमें। और प्रति जो है इसका अर्थ होता है विरुद्ध या प्रत्येक, तो प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिवादी, ये सब जो शब्द होंगे वो प्रति के अंतर्गत आएंगे, प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द होंगे। और वे जो है उसका अर्थ होता है विशेष या अभाव, तो जैसे विख्यात, विलास या विरोध, ये। और सम का अर्थ होता है साथ, पूर्ण और शुद्ध, और इससे बने हुए कुछ शब्द होंगे संयोग, संताप, संचय, संप्रेषण। और लास्ट है शु, जिसका अर्थ होता है सहज, अच्छा या विशद, तो जिसमें
सु से शब्द बनेंगे सुपात्र हो गया, सुकर्म हो गया और सुपरिचित, इस टाइप के कुछ कुछ शब्द बनेंगे इन सभी 21 उपसर्गों से। तो सबका मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है और अर्थ भी बता दिया है। और अब बात करेंगे तद्भव उपसर्ग। तो तद्भव उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जिनका विकास संस्कृत उपसर्गों या संस्कृत के अवयवों से हुआ है। तो ये संस्कृत से ही विकसित हुए शब्द हैं। तो इसमें उपसर्ग हैं, तो देखते हैं कौन कौन से तद्भव उपसर्ग माने जाते हैं। तो तद्भव उपसर्ग निम्नलिखित हैं कि आ मीन्स होता है अभाव या निषेध, लगाते हैं जिस उपसर्ग का। और अजान हो गया, अछूता, ये से शब्द बनते हैं जैसे अथा, अमर। और अध जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आधा, यानी अध खिला, अध मरा। और अन जो है इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, जैसे अनहोनी हो गया कहीं पे। और अनपढ़ शब्द होता है, ये कुछ कुछ शब्द हैं। और उसके बाद है उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 59, 79। तो ये जो कुछ शब्द हैं वो उनसे बनेंगे। और उसके बाद है औ। तो औ का अर्थ होता है हीन या फिर निषेध, बिल्कुल। तो इससे बना शब्द औशर हो सकता है, औघट हो सकता है, कुछ ऐसे शब्द होंगे। और ऊ जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। तो उथल और उबरा, इससे कुछ शब्द होंगे। और कु जो है, कु मीन्स होता है बुरा या नीचे। और उससे बने कुछ शब्द होंगे कुकर्म, कुरूप, कुमार्ग, इस तरह से। और का जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बुरा, तो यानी से कपूत हो गया। और दु जो है, दु मीन्स होता है बुरा, हीन या दो, तो जैसे दुबला, तो और दोपहरी। और इसके बाद है नी मीन्स होता है बिना या रहित, तो इससे कुछ होगा निडर और निबल, कुछ इस तरीके के शब्द होंगे। और उसके बाद है पर मीन्स होता है दूसरा या बाद का, तो जिसका शब्द हो सकता है परलोक हो गया, परहित हो गया। और फिर है सा मीन्स होता है शहित, जिससे बनता है शब्द जैसे सबल हो गया, सलोना, शघन, सजन, सपूत, ये सब होते हैं। और सा के बाद सु मीन्स होता है अच्छा, जिसमें अच्छा जो जैसे सुघड़ शब्द हो सकता है, सुजान हो सकता है, सुदेश हो सकता है। और इसके बाद है चौ मीन्स होता है चार, जैसे चौपाया, चौगुना, चौखट, चौपाल, ये सब, चौमासा। और उसके बाद है तो ति मीन्स तो तीन होता है, जैसे तिपाही, तिराहा, तिमाही, तिरंगा, तिकोना, तिगुना, ये सब शब्द होंगे। और दो जो है इसका अर्थ है दो, जिससे दुगना, दुमुहा और दुरंगा, ये सब शब्द बनेंगे। तो अब हम ये सब जो हमने देख लिया है, अब इसके बाद हम बात करेंगे विदेशी उपसर्ग। तो जिन्हें अरबी फारसी उपसर्ग हैं इसमें आएंगे और अंग्रेजी उपसर्ग आएंगे। तो विदेशों से आए उपसर्ग विदेशज कहलाते हैं। जो भी शब्द जो हैं वो उपसर्ग जो हैं वो विदेशों से आए हैं, उन्हें विदेशज उपसर्ग कहा जाता है। और हिंदी में विदेशी उपसर्ग उन शब्दों में प्रयुक्त होते हैं जो या तो अरबी फारसी की परंपरा से हिंदी को प्राप्त हुए हैं या अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। तो ये केवल विदेशी उपसर्ग जो है वो उन्हीं शब्दों में लगेंगे जो विदेशों से आए हैं, यानी या तो अरबी फारसी के हैं या फिर अंग्रेजी के हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कुछ विदेशी शब्द, जैसे अरबी के उपसर्ग अगर देखे जाए तो अल होगा, एन, फी, गैर, विल, ला, वे। तो इसे अल लगता है अलमस्त, अलबेला, अलबत्ता। तो अल मीन्स होता है निश्चित। और ये कुछ कुछ शब्द हैं, अब इनका एग्जाम्पल क्या ही लें, इनको याद कर लें, अब बना बहुत लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर। और फारसी के उपसर्ग होंगे कम, खुश, वा, वद, ना और दर, और इससे अलग भी हो सकते हैं। और उपसर्ग अंग्रेजी के जो हैं वो सब, हाफ, हेड, वाइश, डिप्टी, चीफ, जो इंग्लिश में लग जाते हैं कि जैसे सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, ऐसे कुछ शब्द बन जाते हैं। और जिसमें हाफ जो है इसका मीन्स होता है आधा, तो हाफ पैंट, हाफ टाइम, जो कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो अब बात उपसर्ग की नहीं करते हैं, उपसर्ग
सभी को वैसे भी आता ही होगा। अब बात करेंगे प्रत्यय की पर। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग जैसे प्रारंभ में लगता है, उसी प्रकार प्रत्यय पीछे लगता है, शब्द के बाद में लगता है और उससे उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो जैसे भलाई हो गया, भला धन आई, तो शब्द क्या बना, भलाई। जैसे आई जो है इसमें एक प्रत्यय है। और मिला, एक शब्द ले लें, मिला धन वट, तो मिलावट हो जाएगा। यहाँ पे शिशुता है तो शिशु धनता, जिसमें शिशुता बन गया। पालन, पाल धन अन, तो पालन हो गया। और फल धन इत, ये फलित हो गया। तो इसमें जो पीछे वाले जो शब्द हैं वो सभी उपसर्ग हैं। तो यानी आई, ता, अन, इत, ये जो उपसर्ग हैं। और प्रत्यय के कुछ प्रत्यय हैं वो सभी। प्रत्यय के कुछ लक्षण देख लेते हैं। मैंने उपसर्ग बोल दिया, वो प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय के लिए लक्षण कुछ देख लेते हैं। प्रत्यय शब्द ना होकर शब्दांश हैं, तो ये भी बिल्कुल उसकी उपसर्ग की ही तरह है कि ये शब्द नहीं है, शब्दांश होते हैं और वे किसी शब्द या धातु के बाद में जोड़े जाते हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। और शब्द में जुड़कर प्रत्यय उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या विशिष्ट बना देते हैं। बिल्कुल उसके लक्षण सेम उसी उपसर्ग की तरह होते हैं, बस उनका प्रयोग बदल जाता है। उपसर्ग में पहले लग जाता है और प्रत्यय में बाद में जुड़ता है। और प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो अब बात करेंगे प्रत्ययों के भेद। तो प्रत्यय के भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो उनमें दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं कि कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं। जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया में जुड़कर संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हो गया धातु जो होगी, जैसे क्रिया चल, तो चल में अक जुड़ गया तो चालक हो गया। ये जब ये ऐसे जुड़ जाएगा तो इसको हम कहें कृदंत बन गया। ये जो शब्द बनता है, यानी जो उपसर्ग का प्रयोग करके प्रत्यय का प्रयोग करके प्रत्यय के मेल से बार बार उपसर्ग निकल जा रहा है। इतना ज्यादा उपसर्ग डिस्कस कर लिया। तो जो कृत प्रत्ययों से के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पे चालक कृदंत है। और लिख धन आई, तो लिख धातु हो गया, आई प्रत्यय हो गया और लिखाई अगर बोलेंगे तो ये कृदंत हो गया। उससे प्रत्यय से बना शब्द है तो ये लिखाई हो गया। जैसे एक पढ़ाई ले लें, पढ़ धन आई, तो पढ़ धातु है और आई प्रत्यय हो गया और उससे बना जो शब्द होगा पढ़ाई वो कृदंत कहलाएगा। और अब बात करते हैं कृदंत प्रत्यय के प्रकार। तो कृत प्रत्यय के कुछ प्रकार हैं, जिसमें भाववाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और कृतवाचक और क्रियावाचक, कुछ ये 5 भेद हैं। ये कृत प्रत्यय के भेद हैं। तो जिसमें जो कृतवाचक जो प्रत्यय होते हैं वो वे धातु के अंत में जोड़कर कर्ता का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि पाठ हो गया, पाठक, जैसे पाठ धन अक, तो ये पाठक हो जाएगा क्रिया में जुड़ के हुए। और दूसरा जैसे खेल धन आड़ी, तो यानी खिलाड़ी बन गया। और उसके बाद ये सभी भाववाचक, कर्मवाचक, क्या ये डिस्कस करेंगे तो सभी आते ही होंगे। कर्मवाचक में क्या है, जैसे धातुओं के अंत में प्रयुक्त होकर जो कर्म का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे बिछ धन औना, तो यानी बिछौना हो जाता है। और भाववाचक रह गया था, तो भाववाचक में जैसे मिल धन आप, तो मिलाप हो जाता है। या फेर धन आ, तो फेरा हो जाता है। जैसे और क्या हो सकता है, ये सभी कुछ लिखावट, जैसे लिख धन आवट हो गया तो ये लिखावट हो जाएगा। ये सभी भाववाचक में आएंगे, यानी जो कोई भाव प्रकट करें तो वो भाववाचक में आएंगे। कर्मवाचक हम कर चुके हैं। और करणवाचक जो होते हैं कि धातुओं के अंत में लगकर जो साधन का अर्थ देते हैं। जैसे फांस धन ई, तो फांसी हो जाता है। और वो झूल धन आ, तो झूला हो जाएगा। ये सब करण में आएंगे। और अब बात करेंगे तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातु को छोड़कर
अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और उनको छोड़कर धातु को छोड़ दिया जाए तो जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जोड़े जाएंगे तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जिससे निर्मित जो शब्द होते हैं उन्हें तद्दंत बोलते हैं। जैसे उसमें कदंत बोलते थे, तो इनका उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे दया धन आलू, तो शब्द हो जाएगा दयालु, और मुख धन इया, तो ये मुखिया हो जाएगा। और जैसे लोहा है, तो लोहा एक शब्द है, उसमें प्रत्यय अगर हम आर लगा दें तो ये लोहार बन जाएगा। ये तद्धितांत शब्द होते हैं। तद्धित प्रत्यय के कुछ प्रकार देख लेते हैं। उसी प्रकार हैं जैसे कृत में कुछ उसके प्रकार हैं, जैसे भाववाचक, कृतवाचक, संबंधवाचक और अप्रत्ययवाचक और उनतावाचक और स्त्रीवाचक। तो जो भाववाचक जो होंगे वो वही होंगे कि भाव या गुण का जिससे हमें बोध हो, जैसे अच्छा धन आई, तो ये अच्छाई हो जाता है। और बहु धन आयत, जैसे बहुतायत हो जाता है। और अब बात करें कृत प्रत्यय, जो कृत होगा जिससे हमें कुछ, जैसे लोहा है जो हमने बात की तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। जो लोहा धन आज जैसे लोहार हो गया, या सांप धन ऐरा, तो ये सपेरा हो जाएगा। और ये कुछ है, ये क्लास इनको डिस्कस ही करें, इतने बड़े नेट के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक उनतावाचक भी देख लेते हैं। चलो, उनतावाचक वो है जैसे कि किसी जिसमें हीनता या लघुता या प्रियता का अर्थ हो, वो उनतावाचक कहलाते हैं। उन्हें हम उनतावाचक कहेंगे। जैसे कि होता है ना कि खाट धन इया, तो ये खटिया हो जाएगा। ये टॉपिक तो बिल्कुल एकदम छोटा वाला हो गया। और अब समास पे आ जाते हैं कि समास क्या है। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की असुधातु में सम, उपसर्ग और धन प्रत्यय के योग से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। यानी इसका अर्थ है कि समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया होगी, जिसको जैसे कोई शब्द होगा देवताओं के द्वारा दिया, तो जैसे उसे हम अगर उसमें समास में देखा जाए तो उसे देवदत्त कहेंगे। अब हम देखें समास के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो समास एक टॉपिक हम बिल्कुल एक बार अलग से कर चुके हैं, जो टीजीटी की जब एग्जाम था, कुछ ग्रेड 2 या ग्रेड 1 का आरपीएससी का जो एग्जाम था, उसके टाइम पे समास से संबंधित एक वीडियो अलग से भी होगा। तो इसमें देख लेते हैं। समास के प्रकार हैं 6: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। और उसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो ये सभी जो है ये समास के प्रकार हैं 6। तो अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं? जिसमें पहला पद अव्यय हो और जिसका पहला पद प्रधान हो। जैसे जिसका स्वरूप किसी भी, जैसे लिंग है, वचन या काल में प्रयोग करने पर भी बदलता नहीं है, उसे हम अव्यय बोलते हैं। जैसे यथा, प्रति और आ और वी, ये कुछ कुछ शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ अव्यय हैं। तो ये अव्ययी भाव के कुछ एक अलग से टॉपिक कराया हुआ है, वैसे भी इसको हम क्या देखें। चलो अब बात करेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है एकदम से एकदम। और जो तत्पुरुष कारक से जुड़ा समास है, कारक जो हम आज नहीं करेंगे, कारक हम कल करेंगे, जिसमें हिंदी के कुछ अलग भी टॉपिक एक दिया गया था कि जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, ये सब कुछ है उसमें, विशेषण वगैरह। तो तत्पुरुष समास वही होगा जैसे हमने कोई कारक का एकदम से उसको अलग अलग करके हम देख सकते हैं, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत वो आ जाएगा। जैसे हो गया माखन चोर, तो यानी माखन को चुराने वाला। तो वहां पे जो प्रयोग हो रहा है, जो भी कारक की तरफ सबसे इनको अलग करके देख लें तो को कारक जो है वो उसका यहाँ पे लोप हो रहा है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जैसे हमने अभी इसका अव्ययी भाव के कुछ एग्जाम्पल दिए दे रही हूँ। जैसे प्रतिदिन, यानी दिन, जैसे हर एक दिन,
और जैसे यथाशक्ति यानी सक्त के अनुसार, और आजन्म जैसे जन्म पर्यंत या जीवन पर्यंत, जो भी आजीवन जो होगा, ये सभी कुछ उपसर्ग वो जो अव्यय का प्रयोग होके जो शब्द बनेंगे उसमें वो अव्यय भाव के अंतर्गत आएंगे। और तत्पुरुष समास जो इनमें कारक विशेष होता है वो तत्पुरुष समास हो जाएंगे, जैसे नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, जैसे इसमें से जो होता है वो कर्ण जो तत्पुरुष से बनेगा, तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होगा और ये कर्ण तत्पुरुष होगा। और द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। पद का विग्रह करते समय और तथा एवं आदि का प्रयोग होता है, जिसमें अगर हम इसका विग्रह करें तो ये और तथा एवं शब्द जो हैं इनका प्रयोग ये जब निकल के आएंगे अगर हम इसको विग्रह करें, जैसे राम सीता या सीता राम, तो हम बोले राम सीता, तो राम और सीता जो तो यहाँ पे विग्रह करते टाइम और का प्रयोग हुआ है। और कुछ जैसे रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा, और हो गया राजा रंक, तो राजा या रंक, तो रात दिन, तो रात या दिन, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद है द्विग समास, तो जिसका पहला पद संख्या बोधक होता है, संख्या बोधक होता है, वो द्विग समास कहलाता है। और दूसरा और जो अंतिम पद होता है वो संज्ञा होता है, तो उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, नवग्रह यानी 9 ग्रह, चौराहा यानी 4 राहें, चतुर्भुज, ये सभी जो है पंचवटी, ये द्विग समास के अंतर्गत आएंगे। और 5वां है कर्मधारय समास, तो प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष होता है, यानी जैसे सुलोचना, तो जिसके सुंदर है जिसके नेत्र, और विद्याधन, तो यानी विद्या रूपी धन, और मृग नयन, तो मृग के समान नयन, तो पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, तो ये सभी कर्मधार के अंतर्गत आएंगे। और बहुव्रीहि की जहां पे बात करें ये अंतिम है, तो बहुव्रीहि जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है, पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे इसमें जो दोनों शब्द जो हैं वो मिलके किसी तीसरे अर्थ के विषय में संकेत करें, जैसे हो गया लंबोदर, तो यानी लंबा है उदर जिसका, किनका है, गणेश जी का, तो हम इसे बहुव्रीहि समास यहाँ पे होगा। और जैसे पीतांबर, तो पीला है, पीत है अंबर जिसका, तो अर्थात इसका क्या होगा, श्री कृष्ण। और चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, तो वो है विष्णु जी। तो इस तरह के कुछ शब्द इसमें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होंगे। तो ये था आज का जो वीडियो, जो कि संबंधित था उपसर्ग प्रत्यय और आपके समास से संबंधित, जो कि हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदी शब्द रचना से ऐसे वही होता है कि शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट और शब्दों का गठन, तो जो सभी शब्द है वो उपसर्ग प्रत्यय और समास से ही बनते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कवि एवं जीवन काल से संबंधित, ये एक अलग से है, सिर्फ ये लर्न के लिए, वो समझने वाला एक टॉपिक, ये जो हमारा हिंदी शब्द रचना था। और इसके बाद जो हमने कल से एक सीरीज शुरू की है, कुछ कवि, उनका जीवन काल, उनकी रचनाएं, प्रतिदिन कुछ कुछ लर्न करने के हिसाब से। तो देखते हैं आज कौन कौन से हैं। 20 तक के जो रचनाकार थे उन्हें हम देख चुके हैं। तो आज है मंझन, जिनका रचना काल है 1545, उस्मान का है 1613, नूर मोहम्मद का है 1744, और परमानंद दास जिनका है 1493 से 1572, और कृष्णदास का है 1496 से 1578 तक, और मीरा का 1498 से 1564 तक, और स्वामी हित हरिवंश का है 1502 से 1614 तक, और गोविंद स्वामी का है 1505 से 15
1685 तक और तुलसीदास का होगा 1532 से 1623 तक। तो हमें ये सारे जो भी रचनाकार हैं और उनका जो रचना काल है, उनका जो वर्ष है, वो सभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन काल पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम बात करें नंददास, तो इनका है 1533 से 1583 तक। और कवि गंग, तो इनका रचना काल है 1538। और दादू दयाल का 1544 और रसखान का है 1548 से 1628 तक। और केशव दास का 1555 से 1617 तक, रहीम दास का 1556 से 1626 तक, और नाभा दास का है 1570 से 1660 तक। और उसके बाद है मलूक दास, जिनका 1570 से 1682 तक होगा। और अग्रदास का होगा 1575। और आलम का होगा 1583 से 1623 तक। और सेनापति का 1583। ये सभी आपको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो नोट कर लें। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण है और इनको लर्न करना ही करना है, क्योंकि अभी जब हमारा साहित्य शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, तो उसके बाद हमें इतना उसको भी सब कुछ लर्न करना ही पड़ेगा। और उसके साथ ये सब चीज़ें हमें पहले से ही क्लियर करते चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर लर्न करेंगे तो ज़्यादा सही से लर्न हो जाएगा। तो ये तो हमारा आज का वीडियो हिंदी शब्द रचना से संबंधित और कुछ 20 रचनाकारों से संबंधित। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपकी जो भी समस्या हो, जो भी आपके प्रश्न हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।